नमस्कार। मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया में भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ी पहल और विश्व के देशों में हो रही हर महत्वपूर्ण कूटनीतिक हलचल के बारे में। विदेश में भारत के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे यूरोप से भारत ईयू साझेदारी के बारे में, ब्रिटेन से इंडिया यूके सीटा से आर्थिक रिश्तों का जो नया अध्याय शुरू हो रहा है उसको लेकर, नेपाल में भारत नेपाल संबंधों में कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, फिनलैंड से नोकिया और कोने के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मिशन, अमेरिका से भी दो तीन खबरें हैं आज। अमेरिका में आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी पर कुछ रणनीतिक सहयोग के संकेत मिल रहे हैं, ईरान में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग ने उसमें ब्रिक्स की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग में कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, ईरान के मंत्री भी इसमें शामिल हुए। चीन में एआई पर एक ग्लोबल समिट हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने क्या कहा उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जापान से भी है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भारत का जवाब है, क्योंकि जापान के पूर्व मंत्री ने कुछ बातें कही हैं जो चिंताजनक हैं। जापान से ही भारत की एम्बेसडर नगमा मलिक ने संसदीय सहयोग को बताया रणनीतिक रिश्तों की ताकत, कुछ बैठकें हुई हैं। और वियतनाम से भारत वियतनाम कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति मिलने के आसार हैं। एस्टोनेशिया में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है और उनकी वहाँ के अपने काउंटर पार्ट के साथ बैठक हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भारत में अपने ही देश में विदेश मंत्रालय और अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर बैठक होती है, और किस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा को और उन सारी गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जा सकता है, इसको लेकर भी बैठक होती है। उसके बारे में अभी राजस्थान में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, राजस्थान के अधिकारियों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। पहली खबर यूरोप से, भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को नई रफ्तार, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में रणनीतिक सहयोग पर बड़ा फोकस किया गया, चर्चा हुई दोनों पक्षों के बीच में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। नई दिल्ली और ब्रुसेल्स में आयोजित इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय की सूद शामिल हुए। इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ नेताओं ने व्यापार, तकनीक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोगों पर चर्चा की और उसकी प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विरकुनेन, आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा और आयुक्त मारोस शेफचोविच को रचनात्मक चर्चा और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों जैसे सप्लाई चेन में बाधाएं, बाजार पहुंच की समस्याएं और तकनीकी अंतर पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और यूरोपीय संघ जैसे भरोसेमंद साझेदार आर्थिक मजबूती और सतत विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों ने रणनीतिक तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, निवेश, मजबूत सप्लाई चेन, डीप टेक स्टार्टअप और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में प्रस्तावित इंडिया यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए, भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी और मोबिलिटी फ्रेमवर्क से मिलने वाले अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। यह बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगली खबर ब्रिटेन से है। इंडिया यूके सेटा यानी सीईटीए से आर्थिक रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने के आसार हैं। व्यापार और निवेश को गति मिलेगी दोनों देशों के बीच में।
कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा को लेकर भारत सरकार ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत बताया है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इंडिया यूके सीटा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दो बड़ी और एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से एक मजबूत, गतिशील और पारस्परिक लाभ वाली साझेदारी का ढांचा तैयार किया है। सीटा लागू होने से पहले ही दिन भारतीय उद्योग जगत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कई क्षेत्रों से भारतीय निर्यात जो खेप है इस समझौते के तहत भेजी गई है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारतीय कंपनियां इस समझौते से मिलने वाले बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अब सीटा को प्रभावी तरीके से लागू करना है ताकि इसके लाभ व्यापार वृद्धि, मजबूत कारोबारी सहयोग, रोजगार सृजन और दोनों देशों के आर्थिक विकास में दिखाई दे। इंडिया यूके सीटा से निर्यातकों, निर्माताओं और कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत है। अब चलते हैं नेपाल की ओर। भारत नेपाल रिश्तों, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको जानकारी दी थी कि नेपाल ने सकारात्मक संदेश दिए हैं कि भारत के साथ वो द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता है, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो भारत नेपाल रिश्तों को नई मजबूती मिलने की आसार है। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। भारत और नेपाल ने अपनी सदियों पुरानी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत की है। काठमांडू में भारत की विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मनु महावर ने नेपाल की विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से मुलाकात की। नेपाल की विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने और उच्च स्तरीय संपर्कों की गति बनाए रखने पर विचार साझा किए। भारत और नेपाल के बीच यह साझेदारी केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित है। बैठक ने दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया कि आने वाले समय में भारत नेपाल सहयोग को और व्यापक बनाया जाएगा। फिनलैंड से खबर है कि नोकिया के साथ भारत की टेक्नोलॉजी साझेदारी, मैन्युफैक्चरिंग और R&D विस्तार पर बल दिया गया। फिनलैंड के हेलसिंकी में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नोकिया कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO जस्टिन हॉटवार्ड तथा कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात की। बैठक में भारत और फिनलैंड के बीच तकनीक और टेलीकॉम क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने नोकिया को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, भारत से निर्यात बढ़ाने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, इनोवेशन क्षमता, विशाल टैलेंट पूल और मेक इन इंडिया पहल की ताकत को रेखांकित किया। बैठक में टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा, भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय और फिनिश कंपनियों के बीच गहरा सहयोग एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकता है। नोकिया की भारत में बढ़ती भागीदारी देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने के लक्ष्य को मजबूती देगी, ऐसा माना जा रहा है। और पहले से भी जिस प्रकार से यहाँ काम नोकिया कंपनी स्वयं पहले से लंबे समय से भारत में काम कर रही है, तो ऐसा संकेत है। और खास करके पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने नोकिया की जो मैनेजमेंट से बातचीत की है, उनको एक तरह से अपने उस बिजनेस को, अपनी उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विस्तार देने के लिए आमंत्रित किया है। भारत सरकार का कुल मिलाकर अब है कि निवेश को बढ़ाया जाए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स को और बढ़ाया जाए, उसको उसका और एक्सटेंशन किया जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए, जिससे कि दुनिया के बाजार पर और भारत की मजबूत पकड़ बन सके। फिनलैंड से ही दूसरी भी खबर है, क्योंकि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री फिनलैंड में हैं और उन्होंने कोने के साथ भारत का इनोवेशन मिशन, मैन्युफैक्चरिंग और R&D विस्तार पर चर्चा की है। भारत और फिनलैंड के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हेलसिंकी में कोने कॉरपोरेशन के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पीयूष गोयल ने कोने कॉरपोरेशन के वाइस चेयर जूसी हेरलिन और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इल्का हारा से मुलाकात की। इस दौरान भारत में कोने की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को मजबूत करने
और इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कंपनी को भारत से अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया पहल, भारत की कुशल युवा शक्ति, तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पार्टनर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जाहिर है, यह बैठक भारत की उस रणनीति को दर्शाती है जिसमें देश अत्याधुनिक तकनीक, वैश्विक निवेश और औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से अपनी आर्थिक क्षमता को और मजबूत कर रहा है। भारत सरकार का कुल मिलाकर फोकस है कि निवेश को बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, उसको विस्तार देना। अब चलते हैं हम अमेरिका की ओर। आतंकवाद पर भारत का सख्त संदेश, दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ऐसा भारत का कहना है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना स्पष्ट और मजबूत रुख दोहराया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सेक्रेटरी रूबियो द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य विषय था राजनीतिक आतंकवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बढ़ता खतरा। इस दौरान राजदूत क्वात्रा ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में भारत के लंबे अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि भारत ने विभिन्न प्रकार के आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और समन्वित प्रयासों को अपनाया है। भारत ने वैश्विक समुदाय से अपील की कि आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। राजदूत क्वात्रा ने विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, वह पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्रवाई करनी होगी। और भारत लगातार अपने इस स्टैंड को लगातार दुनिया के अलग अलग फोरम पर दोहराता रहा है, चाहे वह यूएनओ हो या फिर दुनिया के अन्य व्यावसायिक, चाहे G20 हो, G7 हो या फिर ब्रिक्स हो या एससीओ समिट हो। जहां भी भारत के प्रतिनिधि आते हैं या स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं या फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं या फिर भारत के अन्य कोई कैबिनेट मिनिस्टर या भारत की राष्ट्रपति अगर कहीं किसी देश का दौरा करती हैं, तो निश्चित रूप से वह अपने वक्तव्य में आतंकवाद को लेकर अपनी स्पष्ट नीति का उल्लेख अवश्य करती हैं। अब भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर कुछ बातचीत। रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने के आसार मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों की सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में संवाद स्थापित हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास की डिफेंस विंग ने यूएस आर्मी वार कॉलेज कैरलाइसले के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विशेष बातचीत आयोजित की। इस बैठक में भारत के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट और अमेरिका की यूएस मिलिट्री स्ट्रेटेजिक आउटलुक के बीच समानताओं और सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग ढांचे को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार साझा किए। बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, सैन्य अनुभव साझा करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारतीय दूतावास ने कहा कि इस तरह के संवाद दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और भविष्य की रक्षा साझेदारी को मजबूत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और अमेरिका की यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है और माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भारत और अमेरिका दोबारा से अपने सारे स्ट्रेटजी पर रीथिंकिंग कर रहा है, उसे री ऑर्गेनाइज कर रहा है, रिकैलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि चाइना को ध्यान में रखते हुए उनकी जो विस्तारवादी नीति है उसको ध्यान में रखते हुए उसे कंटेम्प्ट करने की दृष्टि से आवश्यक है कि भारत अमेरिका एक साथ आए और दुनिया के अन्य देश जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया है और वहाँ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर समझौते हुए हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इस मामले को लेकर। तो संकेत ये है कि ये सभी देश एक साथ खड़े होंगे तो संभव है कि चाइना की विस्तारवादी नीति का प्रतिरोध ठीक ठीक कर पाएंगे या उन्हें रोक पाएंगे विस्तारवाद अपनाने से। अब हम
चीन की ओर चलते हैं, जहां एक ग्लोबल समिट चल रहा है एआई पर। तो एआई पर जी जिनपिंग का संदेश क्या रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जी जिनपिंग ने कहा कि एआई का विकास होना चाहिए जिससे मानव जीवन बेहतर बने और दुनिया के सभी देशों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एआई केवल किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि इसके विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय जरूरी है। शी जिनपिंग ने विकासशील देशों को भी एआई तकनीक के अवसरों से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया। हालांकि उन्होंने सीधे किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिका द्वारा चीन को उन्नत सेमीकंडक्टर और हाई एंड एआई क्षमताओं तक पहुंच सीमित करने के कदमों के बीच बीजिंग लगातार तकनीकी सहयोग और खुलेपन की वकालत करता रहा है। शंघाई का वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस भविष्य की एआई तकनीक, नवाचार और वैश्विक टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। अब ब्रिक्स से संबंधित एक खबर है कि ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग में कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान का बल है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग में ईरान ने भी सक्रिय भागीदारी की। इस बैठक में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के डिप्टी एम्बेसडर टू इंडिया डॉक्टर मुस्तफा गोहरीफार ने ईरान का प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस रहा सतत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था में सहयोग। ब्रिक्स देशों ने भविष्य की परिवहन जरूरतों के लिए नए समाधान, बेहतर संपर्क व्यवस्था और आर्थिक विकास को गति देने वाले उपायों पर विचार साझा की। बैठक के दौरान डॉक्टर गोहरीफार ने प्रतिनिधियों के लिए आयोजित आधिकारिक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लिया, जहां उनका स्वागत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ईरान की भागीदारी ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत और टिकाऊ परिवहन नेटवर्क विकसित करने की बढ़ती साझेदारी को दर्शाती है। अब जापान को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि भारत और जापान दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक रणनीतिक साझेदार देश है। बुलेट ट्रेन पर दोनों के बीच में साझेदारी चल रही है, लेकिन इसको लेकर कुछ खटास भी बीच में देखने को मिले थे। इस प्रकार के संकेत मिले थे और कयास भी लगाए जा रहे थे। अब उसको लेकर जापान के एक पूर्व मंत्री का बयान आया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पार्टनरशिप को लेकर। उस पर भारत का भी कुछ बयान आया है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रतीक माने जाने वाले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MAHSR प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जापान के एक पूर्व मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए उन आरोपों को खारिज किया जिनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां एक व्यक्तिगत राय हैं और वास्तविक तथ्यों से काफी अलग हैं। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस पोस्ट को देखा है, लेकिन यह टिप्पणी तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और दोनों देश इसे सफल बनाने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जापान की उन्नत शिनकानसेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यह परियोजना भारत में विश्व स्तरीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और भविष्य की मोबिलिटी सॉल्यूशंस को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। भारत ने दोहराया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने पर पूरा ध्यान केंद्रित है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई थी और अपने 3 दिवसीय भारतीय दौरे में उन्होंने कई ऐसे समझौते भारत के साथ किए। दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रणनीति को लेकर के, खासकर सामुद्रिक सहयोग को लेकर के भी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर भी और सैटेलाइट की दुनिया यानी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में काफी एक महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।
और समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच में इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर के भी चर्चा हुई होगी, इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय के इस ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा है। अब इंडिया जापान फ्रेंडशिप को लेकर जब से भारत की प्रधानमंत्री सॉरी जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी, उसके बाद से लगातार जापान में भारत की जो एम्बेसडर है नगमा मलिक, वो सक्रिय हैं और अलग अलग प्रकार के फोरम पर जाकर भारत की बातचीत रखना, जापान के लोगों की बातचीत को सुनना और एक दूसरे को अपने पोजीशन से अवगत कराना, दोनों को एक साथ मिलकर चलने के लिए एक तरह से प्रेरित करना, इस प्रकार का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। और इसी प्रयास के तहत भारत और जापान के बीच मजबूत होती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए टोक्यो में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक ने जापान इंडिया फ्रेंडशिप पार्लियामेंट्री लीग की सामान्य बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में एम्बेसडर नगमा मलिक ने दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जापान इंडिया फ्रेंडशिप पार्लियामेंट्री लीग के निरंतर प्रयासों और भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में उसके योगदान की सराहना की। राजदूत मलिक ने सदस्यों को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जापान इंडिया एनुअल समिट के परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची द्वारा दोनों देशों के सहयोग को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार किए गए भविष्य के विजन पर भी प्रकाश डाला। भारत और जापान जल्द ही अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस अवसर पर एम्बेसडर नगमा मलिक ने संसदीय आदान प्रदान, संवाद और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत विधायी सहयोग भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जाहिर है यह बैठक दोनों देशों के बीच विश्वास, रणनीतिक सहयोग और मित्रता को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वियतनाम और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी एक खबर है, क्योंकि उसमें भी कुछ नई गति मिलने के आसार दिख रहे हैं। कैनबरा में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारत और वियतनाम ने अपनी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत के हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया नागेश सिंह ने वियतनाम के एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया फार्म हंग टेम से मुलाकात की। दोनों राजनयिकों ने भारत वियतनाम संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों की चर्चा भी की। बैठक में व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीकी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, इनोवेशन पार्टनरशिप और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और वियतनाम के संबंध आपसी विश्वास, साझा रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मंचों पर सहयोग पर आधारित है। दोनों देश अपनी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आने वाले समय में और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की बैठकों से ऐसा संकेत मिल रहा है। अब चलते हैं एस्टोनेशिया की ओर। ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के संकेत मिले हैं। एस्टोनेशिया और भारत दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत और एस्टोनेशिया ने व्यापार, निवेश और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनेशिया के विदेश मंत्री मार्गुस तासहाकाना तासहाकाना के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच चर्चा का मुख्य विषय रहा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग को मजबूत करना। बैठक में इनोवेशन आधारित साझेदारी के नए अवसरों पर विचार किया गया। पीयूष गोयल ने सफलतापूर्वक संपन्न हुई इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी इंडिया ईयू एफटीए नेगोशिएशन से पैदा होने वाले नए अवसरों पर भी चर्चा की और उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देशों ने इनोवेशन लेड ग्रोथ को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और इंडोनेशिया के बीच डिजिटल क्षमता, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। अब एक खबर जो भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं और राज्यों के प्रशासन के साथ बैठकें होती है और वहाँ के लोगों के साथ भी बैठकें होती हैं, खासकर इंडियन डायस्पोरा को जागरूक करने के लिए अपने देश की गतिविधियों के बारे में, देश के विकास के बारे में और विदेश विभाग के जो गतिविधियां होती है उसके बारे में। तो इसी पहल के तहत एमईए
ने राजस्थान सरकार के साथ एक बैठक की थी जयपुर में। ये एक संयुक्त पहल थी। भारत सरकार और राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान की राजधानी जयपुर में विदेश संपर्क प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी सीपीबी एंड ओआईए श्रीप्रिया राज रंजनाथन और राजस्थान की मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने की। बैठक में विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में भारतीय प्रवासी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा एंगेजमेंट, विदेशों में बढ़ रहे भारतीय छात्रों को सहायता, सुरक्षित और नैतिक माइग्रेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और राज्य में व्यापार एवं निवेश के अवसरों को विस्तार देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विदेश संपर्क प्रोग्राम ने यह संदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल भारत की वैश्विक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और प्रभावी बना सकता है। इस पहल के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और पीपल टू पीपल रिलेशंस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी आज के कार्यक्रम विदेश में भारत में दुनिया भर से भारत से जुड़ी प्रमुख खबरें। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, मजबूत होती रणनीतिक साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय कूटनीति की हर खबर के लिए जुड़ी रही द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।